Hello friends. So there are three type of questions which can be given to you while solving the numericals of vapor compression refrigeration cycle, simple vapor compression refrigeration cycle. तो इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चंस को एक्चुअल में ये कोई ऐसी कहीं पे इस तरह से डिवाइड नहीं किया गया है, बट मैंने जो है इसको तीन पार्ट में एक्चुअली डिवाइड किया है ताकि हम न्यूमेरिकल को सिंपल वे में समझ सकें। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको जो है गिवन हो सकते हैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ये कंडीशन आपको गिवन हो सकती है। फर्स्ट वन इज एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन द रेफ्रिजरेंट्स आर ड्राई सैचुरेटेड। मीन्स जो भी हमारा 1 to 2 प्रोसेस है, मीन्स दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस, ये यहाँ पे एट पॉइंट नंबर 2 जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है दैट इज ड्राई सैचुरेटेड। एक कंडीशन तो आपको ये गिवन हो सकती है क्वेश्चंस में। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्रेशन द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड। मीन्स फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इन कंप्रेसर। तो इसमें क्या है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस द रेफ्रिजरेंट इज ड्राई सैचुरेटेड। मीन्स यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो यहाँ पे हमको जो कंडीशन दी गई है वो ड्राई सैचुरेटेड है स्टार्टिंग में ही कंप्रेशन प्रोसेस के। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमको गिवन हो सकते हैं। और थर्ड कंडीशन क्या है, दिस इज सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग बोथ। मीन्स यहाँ पे अगर यहाँ पे एट पॉइंट नंबर 1 और एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्रेशन दिस इज ड्राई सैचुरेटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइटली सुपर हीट हुआ है जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है। और यहाँ पे सुपर हीटिंग भी है एंड सब कूलिंग भी है। एक्चुअल में सब कूलिंग मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा कि हम ये क्यों करते हैं या इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। बट आप ये समझिए जो हम प्रोसेस यहाँ से हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस जो यहाँ से हम करवा रहे थे 3 to 4 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस, वो क्या है कि हमारा ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से ना होकर के स्लाइटली लो टेम्परेचर पे, अगर आप इसको TS डायग्राम में ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दिस टेम्परेचर इज हाई एज कम्पेयर टू पॉइंट नंबर 3 टेम्परेचर। तो क्या है कि यहाँ पे हमको कुछ स्लाइटली लो टेम्परेचर से हम यहाँ पे आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस कराते हैं। तो इसका एक्चुअल में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इससे सब कूलिंग करने से, वो आप थोड़ा सा मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। सपोज करिए हम यहाँ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से अगर हम एक्सपेंशन प्रोसेस कराते, मीन्स आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि जो हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता वो हमको H1 - H4, ये हमको थोड़ी सी कम वैल्यू यहाँ पे हमको ऑब्टेन होती H1 - H4। सब कूलिंग से क्या इफेक्ट पड़ा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा इतनी क्वांटिटी जो है बढ़ गई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। तो ये तीन टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको गिवन हो सकते हैं व्हाइल यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल विद द हेल्प ऑफ चार्ट और विद द हेल्प ऑफ टेबल। आज मेनली यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आप लोगों को टेबल से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक्चुअल में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये हमारी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की डेटा बुक है। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा बुक आज हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और दो न्यूमेरिकल जो कि सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल होंगे सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के, उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में कौन कौन से पार्ट हमको किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्या कंडीशंस गिवन हो सकती हैं इन तीनों में से। तो हम पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में से किस कैटेगरी में क्वेश्चन आता है और हम कैसे उस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ टेबल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से, रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। द रेफ्रिजरेंट CO2 is wet at entry to the compressor and has dryness fraction 0.6। मीन्स आपको यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है
कि एट द यहाँ पे आपको बोला है द CO2 इज वेट एट द एंट्री टू द कंप्रेसर, मीन्स जो भी कंप्रेसर की एंट्री है वहाँ पे वेट हमारा जो कंप्रेशन हो रहा है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 0.6 गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 0.6 मीन्स हमारा इस डोम के अंदर ही यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो सबसे पहला क्लू तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन से ही मिलता है। जो भी हमारा कंप्रेशन प्रोसेस आइदर इट इज़ ड्राई और वेट, ये हमको क्वेश्चन में किसी न किसी फॉर्म में गिवन होगा, तो आप उसको ध्यान से देखिए कि वो किस फॉर्म में गिवन है, ताकि हम क्वेश्चन लगाते टाइम बहुत ही आसानी से लगा सकें। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6, द रेफ्रिजरेटर हैज़ एक्चुअल COP इज 70% ऑफ थ्योरेटिकल COP। में जो हमारी एक्चुअल COP है, वो जो थ्योरेटिकल COP हम निकालते हैं उसकी 70% है। इफ़ देयर इज़ नो अंडर कूलिंग determine the ice formed during a period of 24 hours from water at 20 degrees Celsius. The mass of CO2 circulated is 5 kg per minute. Take enthalpy of fusion of ice as 336 kilojoule per kg. मीन्स यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द आइस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 24 आवर फ्रॉम द वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, और मास ऑफ CO2 मीन्स जो रेफ्रिजरेंट हमारा यूज़ हो रहा है इस साइकिल में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टेबल से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एट -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमको HF एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड, एंथैल्पी ऑफ जो भी गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, सैचुरेटेड, और स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये वैल्यूज़ गिवन है। सपोज़ करिए ये वैल्यूज़ आपको गिवन ना होती और आपको टेबल से न्यूमेरिकल लगाना होता डाटा बुक का यूज़ करके, तो आप कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम अपनी डाटा बुक देखते हैं कि डाटा बुक से हम क्वेश्चंस को जैसे कि वैल्यूज़ अगर हमको टेबल ना गिवन होता तो डाटा बुक से हम कैसे ये डाटा यूज़ करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा बुक में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पे हमको टेबल में पूरी वैल्यूज़ गिवन है। मीन्स सपोज़ करिए हमको यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन थी -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली -5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअल में -4 और -6 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि ये जो वैल्यूज़ हमको गिवन है इनको जोड़ के बटे 2 आप करेंगे तो -5 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएंगी। तो इंटरपोलेशन से हम इन सारे डाटा को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमको -5 डिग्री सेल्सियस पे सारा डाटा जो है हमको अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे डाटा कौन कौन सा गिवन है, VF, VG, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, SF एंड SG। तो सारा डाटा यहाँ पे हमको गिवन होगा। हमको सेम इसी तरीके 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली वो डाटा उठा सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्वेश्चंस में ये डेटा दिए होंगे, तो आपको डेटा बुक की यूज़ जो है करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। फिर भी अगर आपको डाटा नहीं दिया हुआ है और आपको डेटा बुक यूज़ करना है तो आप वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में। और आप यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि HF की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में दी हुई है और एंट्रोपी की वैल्यू भी नेगेटिव में दी हुई है। एक्चुअल में ये जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेके डेटा बुक तैयार करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे HF और SF की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो यहाँ पे आई है। नहीं तो आप सोचे कि ये डेटा नेगेटिव कैसे यहाँ पे हो गया है, तो ये एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट का चक्कर है। उस रेफरेंस पॉइंट से ये वैल्यू नेगेटिव आई है और कुछ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें एक्चुअल में स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में हमको यहाँ पे बोला है कि कोई भी सब कूलिंग या कूलिंग प्रोसेस नहीं किया गया है, तो -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका मतलब जो हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस कराने वाले हैं वो तो हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। दिस इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस, दिस इज PS डायग्राम।
तो ये हमारा आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया, मीन्स प्रोसेस 3 and 4। बट हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है कि एट द एंट्री ऑफ द कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट इज वेट विद ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.6, मीन्स हम समथिंग यहाँ तक हम जाएंगे जहाँ पे वैल्यूज़ हमारी 0.6 है। अब यहाँ से हमको जो है एक्चुअली आइसेंट्रोपिक लाइंस ड्रॉ करनी है फॉर कंप्रेशन प्रोसेस। तो अभी हमको आइडिया नहीं है कि आइसेंट्रोपिक लाइंस हमारी कहाँ पे होंगी, मीन्स हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू पता नहीं है। हो सकता हो कि वो यहाँ पे अंदर ही हो या बाहर भी जा सकती हैं जो भी आइसेंट्रोपिक लाइंस हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो भी हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है, मीन्स प्रोसेस 1 to 2, हम हमेशा वहीं से क्वेश्चंस लगाना चालू करेंगे। एक्चुअली ये कुछ सिंपल स्टेप हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम हमेशा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 वहीं से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2, द वैल्यू ऑफ S1 विल बी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ S2। और इसके लिए क्या है कि S1 पे हम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एट पॉइंट 1 SF प्लस x टाइम्स SFG, आपने बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा हुआ है, एट -5 डिग्री सेल्सियस विल बी इज इक्वल टू SF प्लस x टाइम्स SFG, मीन्स SG माइनस SF एट ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। SFG को हम ऐसे लिख सकते हैं। बट S1 विल बी इज इक्वल टू S2, तो S1 और S2 को हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। SF की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है, X1 की वैल्यू 0.6 गिवन है, एंड SFG की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है। एक्चुअल में ये अपने टाइप का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। SF एंड SG दोनों की वैल्यू हमको गिवन होती है बस, बट यहाँ पे SG की वैल्यू गिवन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको कम्प्लीटली अगर सॉल्व करते हैं तो सेम फॉर 25 डिग्री सेल्सियस SF प्लस x2 टाइम्स SFG, बट यहाँ पे भी हमको SFG की वैल्यू होती है SG माइनस SF, बट यहाँ पे क्या है कि हमको सिर्फ SF की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले SFG की वैल्यू हमको यहाँ से कैसे फाइंड आउट करनी है, वी नो दैट ds इज इक्वल टू del Q by T, ये फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में। एंड H विल बी इज इक्वल टू द U प्लस PV, ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो अगर इसको DH के फॉर्म में लिखेंगे DU प्लस PdV एंड प्लस VdP, तो DH जो है हमारा del Q प्लस VdP के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से क्या है कि ये जो हमने DU प्लस PdV ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ से सीधा यहाँ पे del Q के बराबर लिख दिया है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडेंसर और इवेपरेटर में हमारा जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस DP विल बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि P कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो del Q जो यहाँ पे होगा वो del H के बराबर हो जाएगा। तो DS को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि DH डिवाइडेड बाई T। अब यहाँ पे क्या है कि DS जो भी हमारा डोम था, सपोज करिए हमने ये प्रोसेस 3 to 2 के लिए हम निकाल रहे हैं या 1 to 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो DS अगर हम लिखते हैं तो SF माइनस SG माइनस SF विल बी इज इक्वल टू दी DH, मीन्स HG माइनस HF डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम ये फार्मूला SFG विल बी इज इक्वल टू दी HFG अपॉन T सेचुरेशन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको HFG मीन्स HG माइनस HF की वैल्यू गिवन है एंड T सेचुरेशन की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है, T सेचुरेशन टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ से क्या है कि ये जो हमारा T सेचुरेशन टेम्परेचर है ये हमको यहाँ पे केल्विन में रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो SFG की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने SFG की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सपोज 0.91802, तो इसको SG माइनस SF के इक्वल लिख के, और SF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से
Hg की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमको यहाँ पे Hg की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमको सीधा जो है यहाँ पे SFG की वैल्यू का ही यूज़ है, तो हम ये वैल्यू सीधा वहाँ पे पुट करेंगे। तो SFG एट -5 डिग्री सेल्सियस और SFG एट 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमको यहाँ इस फार्मूले से नोन हो गई। और ये फार्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना, ये हर जगह यूज होगा, बट यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा डेरिवेशन बता दिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में मीन्स एट फॉर -5 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, इस फॉर्मूले में जब हम SFG की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि SF और SFG और X एक पॉइंट पे हमको एंट्रोपी की वैल्यू तुरंत निकल आएगी एट पॉइंट 1, बट फॉर पॉइंट 2 जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो हमको एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि X2 की वैल्यू हमको यहाँ पे नोन नहीं है, और X2 की वैल्यू नोन ना होने की वजह से हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो इस डोम के बाहर होगा या इस डोम के अंदर होगा। तो अभी हम इसलिए इस फिगर को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको अभी पॉइंट नंबर 2 का कोई भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए S1 इक्वल टू S2 करके सबसे पहले हम X2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि SF और SFG की वैल्यू यहाँ पे पता है, और ये S1 की वैल्यू कम्प्लीटली हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर X की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब कि ये हमारा सुपर हीटेड रीजन में है, और अगर X की वैल्यू 1 से कम आती है मीन्स ये हमारा डोम के अंदर है। अगर 1 से ज़्यादा आती है X की वैल्यू तो ये फार्मूला यूज नहीं होता है, बट क्या है कि हमको पता चल जाता है कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है ये डोम के अंदर है या डोम के बाहर। डोम के बाहर आप एंट्रोपी की वैल्यू ऐसे कभी नहीं निकालेंगे। अगर सपोज करिए पॉइंट नंबर 2 डोम के बाहर आता है मीन्स X की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो हम इस फॉर्मूले से नहीं वैल्यू निकालते एंट्रोपी की, ये बस यहाँ पे चेक करने के लिए है। अगर X की वैल्यू 1 से कम आती है तो तब ये फार्मूला हमारा जो है यहाँ पे फॉलो होगा, इस फार्मूले को फिर हम यूज़ करेंगे। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं सारी, तो आप देखेंगे कि जो X2 की वैल्यू आई वो 0.632 आई, मीन्स 1 से कम वैल्यू आई है। इसका मतलब अब यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो हमारा इस डोम के अंदर है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कहीं पे होगा। तो अगर हम इसको मिला के और ये अपनी साइकिल जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 नोन हो गया। हमको इस तरीके से हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हमको करना है कि पॉइंट नंबर 2 के लिए हमको क्या करना है कि S1 और S2 के इक्वल करके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 2 की वैल्यू मतलब ये पॉइंट बाहर होगा या अंदर होगा ये नोन होगी, लेकिन अगर आपको नोन नहीं होती है तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो हमारा मेन टास्क है, एक्चुअल में सारे क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, आपने पहले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि हमको सारे पॉइंट्स पे सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर आप एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले गए तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली नोन हो जाती हैं। तो अब हम एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? फॉर पॉइंट नंबर 3 एक्चुअली H3 विल बी इक्वल टू H4 बिकॉज दिस इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए H3 और H4 इक्वल होंगे। तो H3 की वैल्यू हमको नोन है, मीन्स द वैल्यू ऑफ HF एट 25 डिग्री सेल्सियस, वही हमारी H3 की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस HF की ये जो वैल्यू है ये सीधा हमको जो है H3 और H4 पे यहाँ पे 2 पॉइंट पे वैल्यू हमको मिल गई। फॉर H1 के लिए हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं वो भी हम उस फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। H1 के लिए HF प्लस X टाइम्स HFG एट -5 डिग्री सेल्सियस। HG एंड HF की वैल्यू हमको नोन है, जब हम सारी वैल्यू, और X की वैल्यू 0.6 दी हुई है, गिवन है। जब हम सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमको ये वैल्यू इन किलो जूल पर kg हमको फाइंड आउट। और पॉइंट नंबर 2 के लिए HF प्लस X टाइम्स HFG हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। X की वैल्यू हमको नोन थी, और हम फिर क्या करेंगे यहाँ से H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एट 25 डिग्री सेल्सियस HF और HFG की वैल्यू हमको पहले से नोन है। तो जब सारे पॉइंट्स पे हमको एंथैल्पी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट कर लेंगे
तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली जो है सारे पॉइंट्स पे, जैसे आपको सीओपी निकालना है या वर्क निकालना है, वर्क ऑफ कंप्रेशन, तो सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए हमको यहाँ पे वर्क ऑफ कंप्रेशन निकालना है, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली H2 माइनस H1। जब आप H2 माइनस H1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 185.04 माइनस 140.09। और जब आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 17.95 किलो जूल पर केजी। ये हमारा क्या है कि वर्क ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू आ गई। सेम अगर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है, सारे पॉइंट्स पे आप एंथैल्पी की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, मीन्स H1 माइनस H4। जब आप वैल्यू डालेंगे देन यू विल गेट 58.84। एक्चुअल में क्या है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है और सोल्यूशन भी है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ ताकि एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट समझना है। वैल्यू से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती हैं। तो आइडियल सीओपी हम कैसे निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट मीन्स 58.84 अपॉन 17.95। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडियल सीओपी, दैट इज 3.278। अब एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि द एक्चुअल सीओपी विल बी इज इक्वल टू द 70% ऑफ थ्योरेटिकल सीओपी, मीन्स जो एक्चुअल सीओपी की वैल्यू होगी 0.5 ऑफ आइडियल सीओपी होगी। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं तो 0.7 टाइम्स अगर आप ये करते हैं तो आपको एक्चुअल सीओपी की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है कितनी, 2.295। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हमको क्या करना है, एक्चुअल सीओपी फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है। टोटल जो हमको एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हुआ फॉर आइडियल सीओपी, ये जो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया है ये हमको आइडियल सीओपी के लिए मिला है, बट फॉर एक्चुअल सीओपी, अब एक्चुअल सीओपी के लिए हमको कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको ज़्यादा मिलता है, बट अगर आइडियल कंडीशन नहीं है, एक्चुअल कंडीशन है, मीन्स कुछ लॉसेस हो रहे हैं और बहुत सारी फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, तो उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी, अगर आपको एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है तो एक्चुअल सीओपी इनटू वर्क यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमको कैसे आएगा, वर्क की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 17.95 इंटू एक्चुअल सीओपी दैट इज 2.295। तो ये वैल्यू आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिलने वाली है 41.195 किलो जूल में आपको यहाँ पे पर केजी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमको वैल्यूज मिले हैं एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, यहाँ पे एक्चुअल में आप देखिए तो सीधा सीधा इफिशियंसी दे दी थी। उस इफिशियंसी इसको सीओपी को एज ए इफिशियंसी अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि इफिशियंसी हमको दे दी थी, 100% इफिशियंसी देंगे, तो इसलिए हमको एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू निकालनी पड़ी। अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालने के बाद ये जो हमारा आया ये किलो जूल पर केजी में आया है। अगर आपको टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना है इन किलो जूल पर सेकेंड, तो हमको क्या है कि किलो जूल पर केजी में मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स मास फ्लो रेट हमारा केजी पर सेकेंड, तो ये हमारा किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगा। और मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट हमको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 kg पर मिनट। अगर आप इसको जो है यहाँ पे मास फ्लो रेट की वैल्यू रखते हैं तो टोटल रेफ्रिजरेशन हमको इफेक्ट 5 इंटू 41.195 अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलने वाली है 205.97 किलो जूल पर मिनट। ये किलो जूल पर मिनट में वैल्यू हमारी आई है। आप इसको केजी पर सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू आ गई है कि कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर मिनट हमको मिलने वाला है। मीन्स ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है यहाँ से 1 मिनट में कितने किलो जूल एनर्जी ये इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस से एक्सट्रैक्ट करेगा, क्यू एब्जॉर्ब। अब हमको क्या करना है, यही जो ये इसकी वैल्यू आई है, मीन्स जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया है एक्चुअल, उसी की हेल्प से हमको यहाँ पे डिटरमाइन द आइस फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 24 आवर फ्रॉम अ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अपने सेकेंड लेक्चर में करवा चुका हूँ, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। आप जाके देखिए कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो अभी क्या है कि आइस फॉर्म करना है हमें 20 डिग्री सेल्सियस के, देखिए आपको यहाँ पे दिया गिवन है कि 20 डिग्री सेल्सियस वाटर से। तो 20 डिग्री सेल्सियस वाटर को सबसे पहले आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी लेटेंट हीट लेके इसको 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमको यहाँ से टोटल हमको हीट कितनी एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मास इंटू सी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से लेटेंट हीट मीन्स m इंटू एल, ये वैल्यू लेटेंट हीट। तो क्या करना है कि हमको यही मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था कि इन दोनों को ऐड करके टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मास ऑफ आइस जो है यहाँ से फॉर्म्ड होगा। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू टोटल हमको कितनी मिली थी, 205.975, दैट विल बी इज इक्वल टू दी मास फ्लो रेट इंटू CP वाटर, यहाँ से आप जानते हैं 4.187, एंड डेल्टा टी 20 माइनस 0 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस लेटेंट हीट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन थी, आप यहाँ से देख सकते हैं, मीन्स 336 किलो जूल पर केजी, 336 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ से मास फ्लो रेट जो हमको यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब मास फ्लो रेट नहीं, मीन्स पर मिनट और पर सेकेंड हमको कितना आइस यहाँ पे फॉर्म्ड होगा, वो हमको यहाँ से आसानी से वैल्यू मिल जाएंगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.49। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन में कितने ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, गलती होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। आपको यूनिट का भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को करते टाइम आपको सबसे पहले जो अप्रोच है वो पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ अप्रोच क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉर्मूला फॉर प्रोसेस 1 and 2 फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। मीन पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे एंट्रोपी की वैल्यू हमको इक्वल करके कुछ यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहती है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी S1 इक्वल टू S2 करके। आप हर क्वेश्चन में यहीं से स्टार्ट करना चालू करेंगे, और मोस्टली आप देखेंगे कि S3 एंड H4 की वैल्यू क्वेश्चन में किसी न किसी फॉर्म में हमको गिवन होंगी। तो और इसमें भी हमको गिवन थी S3 की वैल्यू डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ HF एट 25 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया, और H4 की वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो गई बिकॉज दिस इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अब हमको क्या करना है, H1 और H2 पे एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो फॉर पॉइंट 1 HF प्लस x टाइम्स HFG करके हमने पॉइंट नंबर 1 के लिए एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली पर किलो जूल पर केजी में। सेम 2 पॉइंट के लिए हमको x की वैल्यू निकल आई थी, तो x की वैल्यू से हमको फाइंड आउट हो गया एट पॉइंट नंबर 2 एंथैल्पी। और यहाँ से x की वैल्यू से हमको ये भी पता चल गया कि ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है ये डोम के बाहर लाई करेगा या डोम के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ से क्या है कि ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको करना है, और कैसे जब आपको COP दी हो तो एक्चुअल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको निकाल के फिर जो है यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट करनी रहती हैं। आइडियल केस में तो आपको यहीं से सीधा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू यहीं से सीधा मास से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आइडियल केस में 58.84 आया है, बट एक्चुअल केस में जब 70% COP आई तो 41.195
ये लॉजिकल भी है कि 70% इफिशियंसी होने पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको यहाँ पे कम मिला। तो टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमने यहाँ पे किलो जूल पर सेकेंड में हमने फाइंड आउट कर लिया, या किलो जूल पर मिनट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वहाँ से हमको क्या करना है कि कितनी आइस फॉर्म्ड होगी उस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट से, जो कि हमको पर सेकेंड मिला। तो एक्चुअल में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हो सकता हो कि क्वेश्चन लगाते टाइम उससे भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट आपको मेनली क्या करना है कि यहाँ से सीधा सीधा जो कि हमारा प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रोसीजर आपको देखना है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो चेंज हो सकती हैं, किसी भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जो ये टाइप का हमारा क्वेश्चन है जिसमें सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग या कूलिंग, सुपर हीटिंग एंड सब कूलिंग दोनों जो है यहाँ पे ये दोनों फिनोमेना एग्जिस्ट करेगी, वैसा क्वेश्चन हम लेंगे। और हम थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ताकि अब सोचिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन दे देता, तो सीधा आप यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू, यहाँ से एंथैल्पी की वैल्यू इस टेम्परेचर पे सीधा एसजी की वैल्यू एट पॉइंट नंबर 2 एंथैल्पी हो जाती, और यहाँ से आप इक्वल करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके सीधा यहाँ पे सब वैल्यूज फाइंड आउट करें, तो वो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाता। और अगर एसएफ और एसजी की वैल्यू भी आपको गिवन होती, तो इसलिए मैं एक टफ क्वेश्चन लेके पूरा प्रोसीजर आपको समझा दिया हूँ। बाकी अभी क्या है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो ये पार्ट भी उसी में कवर हो जाएगा। तो और हम बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।